हेलो गाइस, वेलकम टू वेदांतिक यूट्यूब चैनल। तो आज हम पहुंच चुके हैं जेईई मेंस क्रैश कोर्स 2025 के डे 6 पर। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं जीओसी यानी कि जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि केमिस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, और इस चैप्टर में से आपके एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चंस जरूर आते हैं। इसमें हम बहुत सारी चीज़ें आपको आज करने वाले हैं। इससे पहले मैं बता दूं कि अभी तक हमने पिछले 5 दिनों में आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, हाइड्रोकार्बन्स एंड आइसोमेरिज्म, ये 3 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल पर जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। हमारे चैनल पे एक प्लेलिस्ट बनी हुई है क्रैश कोर्स 2025 का, उस पे आप जाके वीडियोस को दोबारा से चेक कर सकते हैं। ठीक है, बेसिकली मैं आपको बता दूं, आपका केमिस्ट्री का जो मेन पार्ट है उसमें आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आनी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर आपकी स्ट्रांग है तो आपके एग्जाम में मार्क्स बहुत अच्छे आने तय है। क्यों? क्योंकि देखिए, इनऑर्गेनिक आप रट सकते हैं, इनऑर्गेनिक को आप याद कर सकते हैं लास्ट में भी, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको प्रैक्टिस बहुत अच्छे से चाहिए। ऑर्गेनिक एंड फिजिकल केमिस्ट्री के जो टॉपिक्स हैं वो सिर्फ याद करने के नहीं है, समझने के भी है। इनऑर्गेनिक में आप कह सकते हैं कि आपको याद करना है, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको बहुत अच्छे से आनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए आपको प्रैक्टिस करते रहना है। मैं आपको कुछ टिप्स बता देता हूं कि आप कैसे अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को एनहेंस कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट इज प्रैक्टिस। हाँ, सिंपल सी बात है, प्रैक्टिस तो आपको करनी ही होगी। ठीक है, प्रैक्टिस के अलावा आप क्या करें, प्रैक्टिस से भी बेटर होगा, क्योंकि प्रैक्टिस तो आप सभी कर रहे हैं, प्रैक्टिस से ज़्यादा अच्छा होगा आप अभी PYQ करें, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं है। ठीक है, PYQs आप ज़रूर करें। पिछले 10 सालों के, कम से कम आप पिछले 10 सालों के PYQs जरूर करें, सभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर्स के। ये आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं। ठीक है, उसके अलावा जो आपको प्रैक्टिस करनी है, किन क्वेश्चंस की करनी है, जो क्वेश्चन आ गए PYQs, उसके अलावा जो आ सकते हैं। ठीक है, जो भी आ सकते हैं, या फिर मैं कहूँ कि जो भी आपकी बुक्स में या NCERT की बुक्स में हो, या फिर आप जेईई की जिस भी बुक से पढ़ाई कर रहे हो, उसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है कुछ, ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर क्वेश्चंस हैं उसके क्वेश्चंस आप जरूर ट्राई करें। और कम से कम अच्छा होगा जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसको तो आप पूरा पढ़ ही ले, याद ही कर लें, ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, और जो भी नेमिंग रिएक्शन है उसको ज़रूर याद रखें। नेमिंग रिएक्शन तो आपको याद ही रखनी पड़ेगी। ठीक है, आप नोट्स बना लीजिए। ठीक है, आप नोट्स बना सकते हैं। एक मैंने पहले भी बताया था आपको, आप नेमिंग रिएक्शंस के लिए एक छोटी सी 10 रुपए की कॉपी बना सकते हैं और उसमें सारी नेमिंग रिएक्शन को आप लिख सकते हैं। आपका मुश्किल से 4-5 घंटे का टाइम लगेगा उसको याद करके लिखने में, लेकिन वो आपको बहुत फ़ायदा देगी। जब आपके एग्जाम्स आएंगे आपको तब समझ आएगा कि उसका क्या फ़ायदा है। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें आप करते रहिए। आपके एग्जाम्स आने वाले हैं, अभी मुश्किल से 45 डेज आपके पास बचे हुए हैं। उन 45 डेज में आपको क्या करना है, ये सब चीज़ें करनी है। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो आपको कम से कम ये चीज़ें करनी ही करनी है, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि आप देखते हैं। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डिफिकल्ट नहीं है। पहली चीज़, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डिफिकल्ट नहीं है, उसके लिए जो प्रैक्टिस करता है। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके लिए डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो आज हम कौन कौन से टॉपिक करने वाले हैं वो देखते हैं। फर्स्ट हम आज करने वाले हैं हाइब्रिडाइजेशन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। उसके बाद हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में बात करेंगे, एंड देन हम पहुंच जाएंगे हेट्रोलिटिक बॉन्ड एंड होमोलिटिक बॉन्ड। ठीक है, ये जो क्लीवेज बॉन्ड है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद इंडक्टिव इफेक्ट, एंड देन रेजोनेंस इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेटिव इफेक्ट एंड कंडीशन ऑफ एरोमेटोसिटी। ठीक है, ये आपके सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अभी मैंने उठाए हैं, जिसमें से आपके जेईई मेंस में क्वेश्चंस आते हैं। इसमें से आपके क्वेश्चंस आते ही आते हैं। इनमें से अगर आपने 6-7 टॉपिक ये अच्छे से पढ़ लिया तो आपको हो सकता है जेईई मेंस में 1 या 2 क्वेश्चन इसी में से आ जाए। ठीक है, और अगर आप बोर्ड के लिए भी पढ़ रहे हैं तो ये आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, क्योंकि जो याद करने वाली चीज़ है, जो ईजी चीज़ है वो आप कर ही लेंगे, लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट और थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं जिसमें से, उसको ही हमें सबसे पहले करना है। हमारा जो उद्देश्य है इस सीरीज का वो यही है कि आपका रिवीजन कराना है, और आपका रिवीजन तभी होगा जब हम इंपॉर्टेंट चीज़ों को लेकर चलेंगे। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है हाइब्रिडाइजेशन।
ठीक है। सो व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन, अगर मैं आपसे पूछूं हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp sp2 sp3 आप कैसे पता लगाते हैं? एक तो सिंपल होता है कि सिंगल बॉन्ड है तो sp3 हो गया, डबल बॉन्ड है sp2 हो गया, ट्रिपल बॉन्ड है sp हो गया। इसका s कैरेक्टर भी होता है एक, ठीक है, वो चीजें आज हम पढ़ने वाले हैं। जैसे ट्रिपल बॉन्ड है तो 50% एस कैरेक्टर है, ठीक है, डबल बॉन्ड है तो 33% है, और अगर सिंगल बॉन्ड है तो 25% है। इसको याद करवा दिया जाता है, आज हम इसको और अच्छे से समझने वाले हैं, ठीक है। तो ये आप पढ़ लीजिए, ये द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स टू फॉर्म अ सेट ऑफ इक्विवेलेंट ऑर्बिटल इज टर्म्ड एज हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो आपका क्या करना है, आपको एटॉमिक ऑर्बिटल को एक फॉर्म में, एक सेट में अरेंज करना, मतलब एक टर्मिनल में अरेंज करना। जैसे कि अगर मैं आपसे कहूं कि आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है, ठीक है, आपको कोई हाइब्रिडाइजेशन दी sp3, आप समझ गए कि क्या हुआ होगा, sp3 है मतलब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा, ये तो सिंपल होता है, ठीक है। sp2 है तो डबल बॉन्ड होगा, भले इसके साथ क्या क्या जुड़ा हुआ है वो हमने छोड़ दिया, ठीक है, एल्किल ग्रुप क्या क्या जुड़े हुए हैं। sp है तो ट्रिपल बॉन्ड होगा, मल्टीपल बॉन्ड वाला आ गया केस, ठीक है, ये सब आप जानते हैं, ठीक है, ये सब आप जानते हैं। तो यहाँ पर आप कैसे पता लगाएंगे, देखो ये कैसे आई sp3, तो आपने देखा यहाँ पर 4 बॉन्ड है, कार्बन मैक्सिमम 4 बॉन्ड बनाता है, ठीक है, तो 4 जगह से जुड़ा हुआ है, सिंपल समझो 4 जगह से जुड़ा हुआ है, तो 4 हो गया, 4 S1 और P3 4, ये याद करने का तरीका हो गया, ठीक है। यहाँ 2 डबल बॉन्ड है तो यहाँ पर 2 और जुड़ सकते हैं, इनको हमें देखना है, ठीक है, यहाँ पर 2 बॉन्ड जुड़ सकते हैं, तो क्या क्या हो जाएगा, इसका sp2 हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा sp2 हो जाएगा, और इसको हम एक ही मान लें, अगर इसको हम एक ही मान लें डबल बॉन्ड को, ठीक है, तो sp2 हो जाएगा 3 के लिए, ये याद करने का टेक्निक है, ठीक है। इसको अब हम एक मान लेंगे और एक ये 2 हो जाएगा, तो sp, ये एक टेक्निक मैंने बनाई है, आपको ये याद रखने की जरूरत नहीं है, आप तो जैसे चाहें वैसे कर सकते हैं, ये एक याद रखने की केवल टेक्निक है, कोई इसमें मैकेनिज्म नहीं, कुछ नहीं, सिंपली, ठीक है। तो हम इस टाइप से इनको देखते हैं, जैसे कि अगर मुझे हाइब्रिडाइजेशन निकालनी होती है तो मैं इस टाइप से कर लेता हूं, ठीक है। जैसे कि हम टॉपिक पे वापस आते हैं, हम आगे और पढ़ेंगे जैसे जैसे। sp3 हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व इन सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड, सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन होते हैं, सिंगल बॉन्ड वाले, जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है। और sp2 हाइब्रिडाइज कौन से होते हैं, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, ठीक है। sp हाइब्रिडाइज अभी जैसे हमने देखा जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, ये सिंपल हमने समझा, ठीक है, याद करने का मैंने एक टेक्निक आपको बता दिया है। नेक्स्ट है एग्जांपल, देखो यहाँ एग्जांपल में दिया हुआ है, यहाँ का CH3, यहाँ CH, यहाँ CH और यहाँ C के ऊपर डबल बॉन्ड आ रहा है, ठीक है, C डबल बॉन्ड O CH3। अब हमें सब पे पता चल जाएगा कि क्या क्या हाइब्रिडाइजेशन पर हाइड्रोकार्बन का है, ठीक है। यहाँ पर देखो मिथाइल जुड़ा हुआ है, CH3 मिथाइल बोलते हैं ना इसको, यहाँ पर sp3, यहाँ CH की देखो, यहाँ ये डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो क्या हो जाएगी sp2, और जो ये जुड़ा हुआ है इसकी भी sp2 होगी, दोनों की sp2 होगी ना, दोनों डबल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। अब देखो यहाँ पर कार्बन जुड़ा हुआ तो सिंगल बॉन्ड से है, तो इसकी होनी तो sp3 चाहिए, लेकिन हम ये डबल बॉन्ड बना रहा है ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, C डबल बॉन्ड O लिखा है तो हम इसको sp2 बोलेंगे, ठीक है। यहाँ देखो CH3 सिंपल sp3, ऐसे यहाँ पर देख लो आप, यहाँ सब इन दोनों के बीच में sp2 है, यहाँ हम sp बोल रहे हैं, क्यों, क्योंकि मैंने वो जो तरीका बताया था ना आपको गिनने का, इसको 1 मानेंगे, इसको 1 मानेंगे, 2 यानी sp, ये दोनों तरफ से डबल बॉन्ड बना रहा है तो sp हो जाएगी, ठीक है। अब आप कहोगे यहाँ पर भी तो दोनों तरफ से डबल बॉन्ड बना रहा था, यहाँ भी तो डबल बॉन्ड बना रहा था, लेकिन इस पर हाइड्रोजन भी थे, एक बॉन्ड मतलब ये हाइड्रोजन को भी तो ऐसे लिख रहा था, ऐसे भी तो लिख रहा था 1 और 2, ठीक है, इस टाइप से लिख रहा था, इसलिए हमने उसको sp2 बोला, ठीक है। यहाँ sp इसलिए बोला क्योंकि यहाँ इससे और कुछ अटैच नहीं है, ठीक है, इससे सिर्फ ये 2 बॉन्ड ही अटैच थे जिसको हमने 2 गिना, ठीक है। तो ये सिंपल सी चीजें हैं कुछ जो आपको समझनी होगी और आप समझ जाएंगे। यहाँ पर देखो यहाँ हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ था, एक ये बॉन्ड जुड़ा हुआ था 2, और एक ये वाला ले लिया था 3, इसलिए मैं कहता हूँ ये वाली चीजें आप जो जुगाड़ वाली चीजें ये याद होनी बहुत जरूरी है, आप कंफ्यूज नहीं होते हैं बेसिकली, ऑल्दो आपका कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है, लेकिन जो कभी कभी जुगाड़ वाली चीजें होती है वो एग्जाम में बहुत काम आ जाती है, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाते हो, कॉन्सेप्ट भूलने लगते हो एग्जाम में जाके, ये मेरे साथ पर्सनली भी हो चुका है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ डिफरेंट ऑर्बिटल्स, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो आप बेसिकली जानते ही हैं,
लव फॉर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एस ऑर्बिटल में क्या होती है, इनऑर्गेनिक में तो हम पढ़ चुके हैं, लेकिन एस ऑर्बिटल के लिए क्या होगी, वो मैक्सिमम होगी, ठीक है। एस ऑर्बिटल के लिए मैक्सिमम होगी कब, उसकी कंडीशंस देखेंगे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस कैरेक्टर इन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अब एस कैरेक्टर हमें निकालना है, ठीक है, हमें क्या निकालना है, एस कैरेक्टर। तो वो हम हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था एसपी है तो 50% लेते हैं। इसको बेसिकली क्या करूं मैं, याद करने का आपको तरीका बताऊं अगर, तो हम देखो यहाँ एसपी के लिए लिखते हैं, एक स्लाइड लेते हैं, ठीक है। एसपी के लिए हम लिख लेते हैं 2, 1 और 2, एक एस का और एक एस हो गया और एक पी हो गया, कितने 2। इसको 100 से डिवाइड कर दो याद करने के लिए, ठीक है। कितना आया 50%, ठीक है। वहीं sp2 को अब हम क्या लिख लेंगे 3, उसको भी हम 100 से डिवाइड कर देंगे, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 33.3%। ये इसका एस कैरेक्टर आ गया। वहीं sp3 के लिए चेक करो क्या हो जाएगा 4। मैंने ऐसे ही बताया था ना आपको, जुगाड़ ये याद करने के लिए आपकी ट्रिक है, ठीक है, लेकिन काम की ट्रिक है। 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 25%, ठीक है, 25%। ये याद करने का हो गया एस कैरेक्टर। अब आप निकालना सीख गए, तो अब आप समझ ही गए होंगे। अब देखो जैसे जैसे इसका एस कैरेक्टर बढ़ेगा, जैसे जैसे इसका एस कैरेक्टर बढ़ेगा, वैसे वैसे क्या होगी, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी या घटेगी, ये बताओ, ठीक है। जैसे जैसे इसका एस कैरेक्टर बढ़ेगा तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी या घटेगी। तो आप इस लाइन को पढ़ो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस कैरेक्टर इन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो अगर ये बढ़ रही है तो फिर हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी तो बढ़ेगी, क्योंकि वो तो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सही है ना। अगर ये बढ़ गया तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी तो बढ़ जाएगी ना। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपका बहुत मेजर रोल प्ले करती है बॉन्ड फॉर्मेशन में। आयनिक बॉन्ड की जब आप बंद करते हैं तो जो हमारे दोनों मेटल होंगे, ठीक है, एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव और एक इलेक्ट्रोनेगेटिव लेते हैं, तो उसका डिफरेंस जो होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, वो 1.7 से ज्यादा होता है तो आयनिक बॉन्ड बनता है। अदरवाइज अगर उससे कम रहता है तो कोवलेंट होता है, ठीक है। जितना कम होता रहेगा उतने ज्यादा वो अच्छे कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे। नेक्स्ट हम आते हैं बॉन्ड लेंथ पे। ये इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, ये आपको पता होनी चाहिए कि sp3 के लिए कितनी होती है, sp2 के लिए कितनी होती है और sp के लिए, ये आपको याद ही करना है डायरेक्टली। तो मैं आपको बता दूं इसकी बॉन्ड लेंथ होगी 1.112 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, 1.112 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। बॉन्ड टाइम क्या है इसमें, sp3 है, ठीक है। एल्केन्स भी बोल सकते हैं, एल्केन्स में क्योंकि डबल बॉन्ड नहीं होता है, ठीक है, सिंगल सिंगल बॉन्ड चलता रहता है, तो वो हमारे sp3 हाइब्रिडाइज हो गए पूरे। हम एल्काइंस तो पढ़ चुके हैं ना हाइड्रोकार्बन में, तो उन सब में क्या होता था, एल्केन्स में डबल बॉन्ड होता ही नहीं था, सिर्फ सिंगल बॉन्ड होता था, ठीक है। तो उसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी सब जगह, तो उसकी बॉन्ड लेंथ के लिए ये बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है। अब दूसरा आता है एल्कीन्स। एल्कीन्स में हमारे पास डबल बॉन्ड होते हैं, और जहां डबल बॉन्ड होंगे वहां कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी, sp2, ठीक है। तो उसकी बॉन्ड लेंथ हमने यहां लिख दी, ठीक है ना। और इसमें कार्बन हाइड्रोजन वाले अलग है और कार्बन कार्बन वाले अलग है, ये आप याद कर लेना, ये टेबल आपको इसीलिए दिया, ठीक है। जैसे यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन के लिए अलग है और कार्बन कार्बन के लिए अलग है, ठीक है। ये याद करने की चीज है, ठीक है। तो आप देख लो, एल्काइंस के लिए 1.08 एंगस्ट्रॉम कार्बन हाइड्रोजन वाले में, और कार्बन कार्बन वाले में 1.20 एंगस्ट्रॉम। तो इस पे हम टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आयनों की आप इसे याद कर लेंगे। अब हम आते हैं होमोलिटिक हेट्रोलिटिक बॉन्ड्स पे, ठीक है। ये क्या होते हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले देखेंगे, इसमें सबसे पहले क्या होता है, हमारा कोवलेंट बॉन्ड को ब्रेक होता है, तो एक रिएक्शन होती है फ्री रेडिकल, ठीक है, एक होती है फ्री रेडिकल जो आप जानते भी हैं। फ्री रेडिकल क्या होता है, मतलब बॉन्ड टूटा, एक इलेक्ट्रॉन ए ने ले लिया, एक इलेक्ट्रॉन बी ने ले लिया, दोनों ने अपना फ्री रेडिकल बना लिया, ठीक है। और दूसरा हेट्रोलिटिक में हमारा क्या होता है, वहां पे बॉन्ड टूटता है तो उसमें से एक बनाता है कार्बोकटायन, एक बनाता है कार्बोएनायन, ठीक है, या एक पूरा का पूरा ले जाता है कार्बोकटायन, या एक पूरा का पूरा कार्बोएनायन ले जाता है। और ये होती है हाई टेम्परेचर पे, फ्री रेडिकल रिएक्शन हमारी हाई टेम्परेचर पे होती है, ठीक है। और नॉन पोलर के लिए हाई टेम्परेचर और नॉन पोलर के लिए, ठीक है। जबकि हेट्रोलिटिक इसका उल्टा कर दो, लो टेम्परेचर पे और पोलर के लिए, ठीक है। ब्रेकिंग ऑफ कोवलेंट बॉन्ड ऑफ द कंपाउंड इज नोन एज बॉन्ड फिजन, ठीक है। बॉन्ड के टूटने को हम क्या कहते हैं, बॉन्ड फिजन, ठीक है। A bond can be broken by two ways, ठीक है, होमोलिटिक बॉन्ड फिजन और होमोलिसिस। और दूसरा क्या होता है, हेट्रोलिटिक है। हेट्रोलिटिक बॉन्ड वाला हम बाद में पढ़ेंगे, अभी होमोलिटिक पढ़ते हैं।
इसमें क्या था, देखो यहाँ ए और बी की रिएक्शन हुई, ये दोनों फ्री रेडिकल में टूट गए, ए और बी, ये दोनों टूट गए, ए फ्री रेडिकल प्लस बी फ्री रेडिकल, दोनों ने अपना फ्री रेडिकल बना लिया। ठीक है, ये समझ आया कैसे हुआ। ठीक है, और ये हाई टेम्परेचर पे हुआ है, मैं पहले ही बता रहा हूँ। ठीक है, इसके लिए हाई टेम्परेचर बहुत ज्यादा जरूरी है। दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन ले लिया और फ्री रेडिकल बना लिया। ठीक है, इस टाइप से। द फैक्टर विच फेवर्स होमोलिसिस इज दैट द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन ए एंड बी इज लेस और जीरो। इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या होना चाहिए, बहुत लेस होना चाहिए। ठीक है, बहुत कम होना चाहिए, या तो जीरो हो या बिल्कुल ही लेस हो, मतलब कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1 से भी कम मान लीजिए आप इसका। होमोलिसिस टेक्स प्लेस इन गैसियस फेस और इन द प्रेजेंस ऑफ नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। ठीक है, नॉन पोलर सॉल्वेंट्स, तो इसमें मैंने बताया था इसमें नॉन पोलर लेंगे और उसमें पोलर लेंगे सॉल्वेंट्स। ठीक है, जैसे CCl4 CH2। प्रोक्साइड, इसमें प्रोक्साइड इफेक्ट इसमें लेके चलते हैं, प्रोक्साइड की प्रेजेंस में होगा। यूवी लाइट, ठीक है, हीट इसमें हाई लेनी है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी एंड फ्री रेडिकल्स, फ्री रेडिकल्स तो इसमें फॉर्म होते हैं। अब आते हैं हेट्रोलिटिक में, उल्टा कर दो, यहां पर क्या होगा, बॉन्ड टूटेगा, या तो पूरा कार्बोकटायन ले जाएगा या कार्बोएनायन ले जाएगा। कार्बोकटायन क्या होते हैं, पॉजिटिव चार्ज वाले। कार्बोकटायन कौन से फॉर्मेशन होती है, पॉजिटिव वाले, और कार्बोएनायन नेगेटिव वाले, जो नेगेटिव चार्ज रखते हैं। ठीक है, वो कार्बोएनायन हो जाते हैं, और जो पॉजिटिव चार्ज रखेंगे वो कार्बोकटायन होंगे। ठीक है, तो इन हेट्रोलिसिस क्या होगा, हमारा जो कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होगा वो एक स्पीसीज में होगा। ठीक है, और ये कब होता है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में। ठीक है, जो एक कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला होगा वो डिस्पर्ड हो जाएगा। ठीक है, वो अपना इलेक्ट्रॉन ओन करेगा, और जो दूसरी होगी वो गेन करेगा। गेन कौन सा करेगा, कार्बोकटायन वाला। ठीक है, और एक अपना देगा। ठीक है, जो देने की टेंडेंसी रखेगा। यहां पर आप देख सकते हैं इसको इस टाइप से, कार्बोकटायन फॉर्मेशन को, ये 3 डिग्री में बहुत स्टेबल होता है। जैसे यहां पर देखो इसके पास 3 है। ठीक है, 3 ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो यहां पर कार्बोकटायन बहुत स्टेबल होगा। किससे, इससे। सपोज करो ऐसे हम लिख रहे हैं। ठीक है, यहां कुछ नहीं जुड़ा हुआ, तो जो कार्बोकटायन यहां फॉर्म होगा उससे ये वाला कार्बोकटायन ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, 3 डिग्री, और ये वाले से तो सबसे ज्यादा। ठीक है, ये वाला हमारा कार्बोकटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि ये 3 एल्किल ग्रुप से जुड़ा हुआ है। ठीक है, 3 एल्किल ग्रुप से जुड़ा हुआ है, और वहां पर जो भी हमारा सब्सटेंस रखेगा, जब न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस हमारी होती है, जैसे यहाँ पर हमारा कोई भी लिविंग ग्रुप था, इसको मैं लिविंग ग्रुप लिखता हूं, तो वो इजीली निकल जाता है, और न्यूक्लियोफाइल जो होता है जिससे हम रिएक्ट कराते हैं वो इस पर डायरेक्टली अटैक कर देता है, वो इस पे अटैक करके यहाँ लग जाता है, और लिविंग ग्रुप को कहता है कि तू चला जाए यहाँ से, मैं आ रहा हूँ। ठीक है, तो न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, अपनी जगह चेंज कर देता है लिविंग ग्रुप से, सब्स्टिट्यूशन हो जाता है। इसी रिएक्शन को हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, तो हेट्रोलिटिक में यही होता है कि कार्बोकटायन फॉर्म होता है और एक कार्बोएनायन फॉर्म होता है। ठीक है, इन केस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इफ पॉजिटिव चार्ज is present on the carbon then cation is termed as carbocation। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज तो कार्बोकटायन, और अगर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट हो तो कार्बोएनायन। ठीक है, ये सिंपल चीज है। एसिडिटी ऑफ हाइड्रोकार्बन, अब एसिडिटी बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करती है। अभी आगे हम इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ेंगे, रेजोनेंस इफेक्ट पढ़ेंगे, तो उनसे भी हम एसिडिटी का पता लगाते हैं। ठीक है, अगर माइनस आई इफेक्ट ज्यादा है तो एसिडिक होता है। ठीक है, उससे पहले अभी हाइड्रोकार्बन के लिए सिंपली अगर कुछ भी इफेक्ट नहीं है तो हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी देखते हैं और बहुत सारी चीजें देखते हैं। तो यहाँ पर पढ़िए, हाइड्रोकार्बन प्रेजेंट ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन इज एसिडिक इन नेचर। हाइड्रोजन प्रेजेंट ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन इज एसिडिक इन नेचर। तो सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स कौन से हैं हमारे, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ठीक है, और ये तीनों ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करते हैं। सबसे ज्यादा किससे करेगा, फ्लोरीन से, एंड देन ऑक्सीजन, एंड देन नाइट्रोजन। तो जब भी हाइड्रोजन इनके साथ अटैच होगा वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा। अब देखो यहाँ पर वाटर में H2O, ठीक है, H2O में यहाँ पर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो ये क्या बना लेगा, ये अच्छा एसिडिटी शो करेगा। किससे, NH3 से। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन नाइट्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। उसके बाद हमारे आती है एल्कीन। ठीक है, ये समझ आ रहा है ना कैसे किया हमने इसको।
इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से जब भी हाइड्रोजन रिएक्शन करेगा या उससे जुड़ेगा तो वो हाईली एसिडिक हो जाएगा, ठीक है। अब देखो एसिडिटी ऑफ हाइड्रोकार्बन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस कैरेक्टर, ये भी चीज है। एस कैरेक्टर क्या था, अभी हमने निकाला था 25% था CH3 के लिए यानी एल्कीन्स के लिए, और एल्कीन्स के लिए हमारा कितना आ रहा था 33.33%, और 50% आ रहा था हमारा एल्काइंस के लिए। तो एल्काइंस का ज्यादा होना चाहिए क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किससे, एस कैरेक्टर से एसिडिटी, तो इसका सबसे ज्यादा, फिर इसका, फिर इसका। तो ये था हमारा सिंपली समझने के लिए। अब हम आने वाले हैं इंडक्टिव इफेक्ट पे। इंडक्टिव इफेक्ट ये क्या होता है, इसको पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखो जैसे मैं ऐसे लिखूं, ठीक है, ये मैंने लिख दिया CH3 CH2 CH2 Cl, ठीक है, सिंपल सी चीज है। ये नेगेटिव चार्ज रखता है, क्लोरीन नेगेटिव चार्ज रखता है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो इस पे क्या आ जाएगा, खुद ब खुद प्लस चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अगर उस पे नेगेटिव चार्ज है तो ये इस पे क्या करेगा, इस पे खुद ही पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब क्लोरीन के पास जब नेगेटिव चार्ज है, इसको पॉजिटिव चार्ज किए तो उसका ट्रांसफर यानी इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट किस तरफ होगा, इस तरफ होगा, ठीक है। और क्लोरीन की वजह से ही तो इस पे प्लस चार्ज आया है, क्लोरीन के नेगेटिव चार्ज की वजह से ही तो इस पे प्लस चार्ज आया है एल्किल ग्रुप पे। तो यानी कि इस पे प्लस चार्ज आने की वजह क्लोरीन है, और क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज आने की वजह इसके प्लस चार्ज है, कि इसके प्लस चार्ज ने ही इसको क्लोरीन को नेगेटिव चार्ज लाने पे मजबूर किया। सिंपल स्टोरी है, ठीक है। तो हमें क्या समझना है, यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट शो हो रहा है ना, तो इंडक्टिव इफेक्ट यहाँ कैसे हो रहा है इसको बताता हूं अब मैं। तो यहाँ जो इंडक्टिव इफेक्ट हुआ, प्लस आई कौन शो कर रहा है, एल्किल ग्रुप, प्लस आई शो कर रहा है एल्किल ग्रुप, और माइनस आई ग्रुप कौन शो कर रहा है, यानी माइनस आई इंडक्टिव कौन सा ग्रुप करेगा, Cl करेगा। Cl क्या कर रहा है, माइनस आई शो कर रहा है, और ये एल्किल ग्रुप प्लस आई शो कर रहा है क्लोरीन पे, ठीक है। इसी को हम कहते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। इसमें बेसिकली हमारा क्या हो रहा है, जो भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होंगे या इलेक्ट्रॉन जो गेन करने वाले ग्रुप होंगे, ठीक है, इन दोनों ग्रुप में इंडक्टिव इफेक्ट जनरेट होता है, प्लस आई और माइनस आई, ठीक है। थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। व्हेन एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग यानी हेलोजन, हैलाइड से हमने दिखा दिया, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग बाय ग्रुप, ठीक है। एक रिलीज कर रहा है और एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, ठीक है, एक रिलीज कर रहा है, एक विड्रॉ कर रहा है। ग्रुप इज अटैच्ड टू अ कार्बन चेन यानी हाइड्रोकार्बन में, ठीक है। Polarity is induced on the carbon atom and on the substituent attached to it. Carbon hydrogen bond is taken as a standard of inductive effect. Zero effect is assumed for this bond. ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जो भी जिसकी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कैपेसिटी ज्यादा होगी उस पर माइनस आई इफेक्ट उतना अच्छा हो जाएगा, और जिसकी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग पावर अच्छी होगी उस पर प्लस आई इफेक्ट उतना अच्छा होगा, ठीक है। उसी के हिसाब से हमने एक ग्रुप दे दिया है। तो इस ग्रुप को आप देख लीजिए, ठीक है, जैसे इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड भी है, ठीक है, और ईथर वाले भी हैं, ईस्टर भी है, सब कुछ हमने दे रखा है, हमारे हेलोजेंस भी है, ठीक है, अल्कोहल ग्रुप सब कुछ है हमारे, ठीक है। इसको आप अच्छे से देख लेना, यहाँ बेंजीन भी दिया है। तो आपका जो प्लस आई इफेक्ट है और जो आपका माइनस आई इफेक्ट है वो किस पे डिपेंड करता है, उसके इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की पावर कितनी अच्छी है वो प्लस आई इफेक्ट, उसकी इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने की पावर कितनी अच्छी है वो हमारा माइनस आई इफेक्ट हो जाता है, ठीक है। आगे हम इसके लिए और भी बहुत सारी चीजें देखने वाले हैं। अब देखो रिएक्टिविटी ऑफ एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड का कौन सा होता है, CH3 CH2 Cl, CH3 CH2 CH2 FF, ठीक है। इस टाइप से जब भी हैलाइड एल्किल ग्रुप से अटैच होते हैं तो उसको हम एल्किल हैलाइड कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो हमारा प्लस आई इफेक्ट होगा मिथाइल ग्रुप का, वो माइनस आई इफेक्ट जनरेट कर रहा है हेलोजन। ये अभी हमने एक एग्जांपल भी देखा था ना, CH3 CH2 CH2 Cl वाला, तो वहां पर जो एल्किल ग्रुप था वो प्लस आई इफेक्ट दिखा रहा था, लेकिन माइनस आई इफेक्ट कौन दिखा रहा था, Cl। तो वैसे ही हमें इसमें देखना है, देखो यहाँ पर प्लस इफेक्ट होगा, यहाँ पर माइनस आई इफेक्ट होगा, ठीक है। तो ये जनरेट कैसे हो रहा है हमको इसको समझना है, ठीक है। इसमें देखो टर्शियरी का ज्यादा होगा, सेकेंडरी का ज्यादा होगा, प्राइमरी का ज्यादा होगा, मिथाइल से ज्यादा, ठीक है। ये कैसे किया है, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री वाला कॉन्सेप्ट है कार्बोकटाइन वाला, ठीक है। जब ये लिविंग ग्रुप है, मान लो ये हटेगा
तो यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा, वो क्या बन जाएगा, कार्बोकटाइन बन जाएगा। जब बॉन्ड टूटेगा इन दोनों के बीच में तो यहाँ पर प्लस चार्ज जनरेट होगा, यहाँ माइनस चार्ज जनरेट होगा, ये कार्बोकटाइन बन जाएगा। ठीक है, और कार्बोकटाइन कौन सा ज्यादा स्टेबल होता है, 3 डिग्री, उसके बाद 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री और फिर 0 डिग्री यानी मिथाइल। ठीक है, रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, एनी ग्रुप और एटम शोइंग प्लस आई इफेक्ट डिक्रीज द एसिड स्ट्रेंथ। जो भी प्लस आई इफेक्ट अच्छा दिखाएगा उसकी एसिडिटी कम हो जाएगी, और जो माइनस आई इफेक्ट दिखाएगा उसकी एसिडिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, अब देखो एल्किल ग्रुप हैव प्लस आई इफेक्ट दस एसिडिक नेचर इज, देखो यहाँ पर देखो फॉर्मिक एसिड का ज्यादा है एसिटिक एसिड से इसका ज्यादा है। कैसे किया, अब देखो इसमें प्लस आई इफेक्ट अच्छा हो रहा था, क्यों, क्योंकि ये किसी भी एल्किल ग्रुप से अटैच ही नहीं है, तो इसमें क्या होगा, प्लस आई इफेक्ट कैसा होगा, खराब होगा। कैसे पता चला कि ये खराब होगा, ठीक है, प्लस आई इफेक्ट इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, प्लस आई इफेक्ट इंक्रीज जैसे जैसे होता जाएगा वैसे वैसे इसकी एसिडिटी कम होती जाएगी। इसमें प्लस आई इफेक्ट है ही नहीं, क्योंकि इसके साथ कोई एल्किल ग्रुप ही अटैच नहीं है। प्लस आई इफेक्ट कब होता है, देखो प्लस आई इफेक्ट, जैसे यहाँ डेल्टा पॉजिटिव है, पार्शियल पॉजिटिव यहाँ आ गया, यहाँ पार्शियल नेगेटिव आ गया, तो ये कब हो पा रहा है, जब इस वाले के पास ये देने के लिए, सपोर्ट के लिए एल्किल ग्रुप था, तभी तो प्लस आई इफेक्ट होगा। जब इसके पास सपोर्ट के लिए एल्किल ग्रुप होगा अटैच, तभी तो प्लस आई इफेक्ट होगा। यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं, यहाँ पर इस वाले कार्बन के पास, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, जब इसके पास सपोर्ट के लिए कोई एल्किल ग्रुप ही नहीं है तो इसका प्लस आई इफेक्ट जनरेट ही कैसे होगा, तो इसीलिए ये हाईली एसिडिक होगा। ठीक है, वैसे यहाँ देखिए, यहाँ सिर्फ एक ही एल्किल ग्रुप अटैच है, ये वाला सिर्फ एक ही एल्किल ग्रुप अटैच है, तो इसका भी कम हो जाएगा। यहाँ पर बढ़ता जाएगा, देखो जैसे जैसे यहाँ पर 2 एल्किल ग्रुप हो गए, यहाँ 3 एल्किल ग्रुप हो गए, इसका प्लस आई इफेक्ट बढ़ गया, यहाँ 4 एल्किल ग्रुप अटैच थे तो इसका प्लस आई इफेक्ट बढ़ गया। ठीक है, और COOH हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह हो रहा है, ये प्रोटोनेशन करेगा यानी H पॉजिटिव दे देगा। ठीक है, तो ये क्या बना लेगा, CH3COO नेगेटिव, C2H5COO नेगेटिव। तो वो चीज आप एसिडिक कैरेक्टर में जब आगे पढ़ेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है, अभी हमने प्लस आई इफेक्ट देखा, माइनस इफेक्ट के केस में उल्टा होता है, यहाँ पर एसिडिक नेचर बढ़ेगा। द ग्रुप और एटम हैविंग माइनस आई इफेक्ट increases the acidic strength as it decreases the negative charge on the carboxylate ion। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि अगर माइनस आई इफेक्ट, सिंपल माइनस आई इफेक्ट बढ़ेगा एसिडिक नेचर बढ़ेगा, प्लस आई इफेक्ट बढ़ेगा मतलब माइनस आई इफेक्ट का उल्टा हो गया, तो एसिडिक नेचर घटेगा। ठीक है, यहाँ पर देखो CCl3COOH, अब यहाँ पर इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, CCl और COOH को अभी मैं ऐसे लिख रहा हूँ। ठीक है, अब इसके पास देखो सपोर्ट के लिए यहाँ पर भी नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर भी नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर भी नेगेटिव चार्ज, तो ये तो बहुत ही हाईली माइनस आई इफेक्ट शो करेगा ना। ये क्या करेगा, माइनस आई इफेक्ट बहुत अच्छा शो करेगा, क्योंकि इसके पास तो 3 क्लोरीन है, 3 क्लोरीन है और वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है, तो इसमें माइनस आई इफेक्ट बहुत हाई होगा। ठीक है, इसमें माइनस आई इफेक्ट होगा और बहुत हाई होगा, तो इसकी एसिडिटी बढ़ जाएगी क्योंकि माइनस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा है। अब यहाँ पर 2 क्लोरीन है तो इससे कम होगी, इससे कम हो जाएगी। ठीक है, 2 क्लोरीन है तो यहाँ पर 1 है तो इससे कम हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर है ही नहीं तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे कम होगी, इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे कम होगी। अभी हमने माइनस आई इफेक्ट ही देखा है, आगे हम रेजोनेंस इफेक्ट, मेसोमेरिक स्ट्रेंथ इफेक्ट ये सब देखेंगे। ठीक है, तो माइनस आई इंडक्टिव इफेक्ट इंक्रीजेस सो एसिड स्ट्रेंथ इंक्रीजेस। ठीक है, अब देखो स्ट्रेंथ ऑफ एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड बेंजोइक एसिड्स। अब क्या होगा, देखो बेंजोइक एसिड क्या होते हैं, जो बेंजीन के ऊपर हम कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप रखते हैं। ठीक है, अब देखो ये तो आपको पता ही है, एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, एल्किल ग्रुप से COH बना देते हैं जैसे एसिटिक एसिड। ठीक है, इसमें प्लस आई ग्रुप है, इसमें माइनस आई ग्रुप है, समझ पा रहे हो आप, इसमें प्लस आई ग्रुप है, इसमें माइनस आई ग्रुप है। हेंस बेंजोइक एसिड इज स्ट्रॉन्गर एसिड, क्यों, क्योंकि वो माइनस आई दिखा रहा है। ठीक है, तो वो अच्छा एसिड होगा इसके मुकाबले। अब ये देखो यहाँ इस वाले केस में अलग है, क्योंकि इसका तो प्लस आई इफेक्ट बिल्कुल ही खत्म है, इसका तो प्लस आई इफेक्ट है ही नहीं, क्योंकि इसके पास तो एल्किल ग्रुप ही नहीं है। तो इसके केस में एसिडिक स्ट्रेंथ वाला आपको याद रखना है कि इसकी जो एसिडिक स्ट्रेंथ होगी वो सबसे ज्यादा क्यों होती है, क्योंकि इसके पास एल्किल ग्रुप ही नहीं है सपोर्ट करने के लिए।
ठीक है। अब हमारा आता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनियम आयन। कार्बोकटाइन का हमने देख लिया था 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। अब हम आते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनियम आयन में, ठीक है। कार्बोकटाइन का हमने पढ़ लिया था 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री और फिर मिथाइल ग्रुप आता है। अब हमारा कार्बो आयन में क्या होगा? कार्बो आयन में आपको कुछ नहीं करना है, उसका जस्ट उल्टा कर दो, उसका जस्ट उल्टा कर दो, ठीक है। उसका जस्ट उल्टा क्या करना है हमको? यहाँ पर देखो मिथाइल वाला ज्यादा होगा, ठीक है। फिर कौन सा आएगा? 1 डिग्री, फिर आएगा 2 डिग्री, फिर आएगा 3 डिग्री, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारा चलेगा, ठीक है। 1 डिग्री या पहले मिथाइल वाला कर लो CH3 नेगेटिव, उसके बाद 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, ठीक है। इस टाइप से हमारा कार्बोनियम आयन का रहता है, क्योंकि इसमें जितने एल्किल ग्रुप जुड़ेंगे वो तो प्लस प्लस चार्ज दिखा रहे हैं ना, तो वो तो कार्बोकटाइन को स्टेबिलिटी देने के लिए, कार्बोनियम आयन को थोड़ी ना। वहां तो उल्टा हो गया ना केस में। कार्बोनियम आयन 3 डिग्री हैलाइड अगर उससे जुड़ा हो तो स्टेबल होता है। अगर मान लो 3 डिग्री हैलाइड हो, Cl3C ऐसे लिखा हो या CCl4C ऐसे लिखा हो, तो वो एक अलग चीज होती है, अदरवाइज नहीं। अब हम आते हैं रेजोनेंस पे, रेजोनेंस इफेक्ट और मेसोमेरिक इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट और मेसोमेरिक इफेक्ट। अब रेजोनेंस होता क्या है हमारा? सबसे पहले तो रेजोनेंस क्या होता है? ये हमारा इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट के लिए है, ठीक है। लेकिन हमें हाइड्रोजन को नहीं करना है, मतलब कि एटम्स को नहीं कराना है मूव किसे कराना है? इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है। हाइड्रोजन या फिर किसी एटम को नहीं कराना है मूव, कि हम समझे कि इसको ही निकाल दें। और ये सब लूज स्ट्रक्चर रखते हैं, मतलब कार्बन के अगर 4 बॉन्ड है तो 4 बॉन्ड ही बनेंगे, हम 5 बॉन्ड नहीं बना सकते, ठीक है। Resonance refers to the phenomenon where a molecule can be represented by 2 or more valid Lewis structure called resonance structure that differ only in the placement of electrons, not atoms। हाँ, ये बहुत जरूरी है, प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी मूवमेंट जो होगी वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स की होगी, एटम्स की कभी नहीं होगी, ठीक है। द रेजोनेंस इन द बेंजीन मॉलिक्यूल्स वेयर द पोजीशन ऑफ द डबल बॉन्ड्स आर डीलोकलाइज्ड इज अ क्लासिक एग्जांपल, ठीक है। बेंजीन में भी हम देखते हैं कि उसमें क्या होता है? रेजोनेंस होता है। कैसे? उसमें कॉन्जुगेशन होता है, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, इस टाइप से, ठीक है। तो इसमें क्या है? सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ठीक है। ये कॉन्जुगेशन हमको देखनी होती है, बेंजीन में ऐसे ही होता है, ठीक है। ये भी हमारा रेजोनेंस शो करता है। रेजोनेंस में कॉन्जुगेशन बहुत जरूरी है, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या हो रहा है, ये देखो बॉन्ड को हटाया, यहाँ पर लोन पेयर ले लिया, इसमें भी बॉन्ड को हटाया, यहाँ पर लोन पेयर आ गया, ठीक है। नेगेटिव चार्ज, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज हो गया, क्योंकि यहाँ हमने डबल बॉन्ड बनाया, यहाँ पर मतलब हमने एक एक्स्ट्रा ले लिया, ठीक है। और यहाँ पर जो था उसको भी हटा दिया, ठीक है। यहाँ पे एक्स्ट्रा ले लिया और यहाँ पे जो था उसको हटा दिया। इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हुआ ना, स्ट्रक्चर चेंज कर दी। The defect in which pi electrons are transferred from a multiple bond to an atom or from a multiple bond to a single covalent bond or lone pair of electron from an atom to the adjacent single covalent bond, जैसे हमने यहाँ देखा, is called mesomeric effect और simply as M effect। यहाँ पर M effect है, ठीक है। रेजोनेंस और M effect आपका बेसिकली थोड़ा थोड़ा सिमिलर ही है, ठीक है, तभी तो हम और लिखते हैं। तो प्लस एम इफेक्ट माइनस एम इफेक्ट हम आगे और पढ़ने वाले हैं। इसमें क्या क्या होता है, ठीक है। द ग्रुप्स व्हिच डोनेट इलेक्ट्रॉन्स टू द डबल बॉन्ड और टू अ कॉन्जुगेट सिस्टम आर सेड टू हैव प्लस एम इफेक्ट। जो भी अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सके, यानी इलेक्ट्रॉन रिलीज कर सके, प्रोटोनेशन में पार्टिसिपेट करें, ठीक है, और खुद को क्या बना ले? कॉन्जुगेट बेस बना ले। जितना स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस होगा उतना ही वो हाईली एसिडिक होगा, ठीक है। ये भी एसिडिटी और स्टेबिलिटी हम पढ़ेंगे रेजोनेंस और मेसोमेरिक इफेक्ट के हिसाब से। द ग्रुप विच विड्रॉ इलेक्ट्रॉन्स, अब देखो रिलीज करने वाले का पढ़ लिया हमने, अब जो एक्सेप्ट कर रहा है वो क्या होगा? वो माइनस एम इफेक्ट या माइनस आर इफेक्ट दिखा देगा, ठीक है। तो ये क्या दिखाएगा? माइनस एम इफेक्ट और माइनस आर इफेक्ट। वहां प्लस एम और प्लस आर इफेक्ट की बात कर रहे थे, कब? जो अच्छे से इलेक्ट्रॉन दे सके, जो प्रोटोनेशन में पार्टिसिपेट करे और खुद को अच्छा कॉन्जुगेट बेस बना ले, ठीक है। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? जो बॉन्ड बनाए इलेक्ट्रॉन लेके कि ठीक है मुझे इलेक्ट्रॉन दे दो, ठीक है। तो दोनों ग्रुप होते हैं, माइनस एम बी और प्लस एम बी, ठीक है। यहाँ पर देखो NO2 C डबल बॉन्ड N2, ठीक है, C डबल बॉन्ड O, ठीक है। इसमें हमें क्या देखना है? हमें सिर्फ देखना है स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी देखो कार्बोक्सिलिक एसिड की भी हाई होती है,
एक हम रखते हैं डिस्टेंस पावर और नंबर वाला ग्रुप, ठीक है, डीएनपी, डिस्टेंस नंबर पावर। तो पहले तो आप डिस्टेंस चेक कर लो, देन आप नंबर चेक कर लो और द पावर। तो पावर बाद में आता है, लेकिन पावर बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो ग्रुप अटैच है उसकी पावर कितनी है। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं जो ग्रुप अटैच है उसकी पावर कितनी है। एल्डिहाइड है, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये सब ग्रुप के बारे में आपको जानना है, ठीक है। ये NO2 जो नाइट्रेट लगेगा हमारा उसके साथ में, वो भी हाईली रेजोनेंस कैरेक्टर शो करता है। अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं हम इस पे बेसिकली बेस्ड। ये क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कैरेक्टर। तो ऑप्शंस पढ़िए आप, पहले तो देखना है आपको रेजोनेंस इफेक्ट। अगर किसी में रेजोनेंस इफेक्ट है तो हम उसको पहले रखेंगे, ठीक है। पहले क्या रखते हैं हम, रेजोनेंस इफेक्ट, उसके बाद क्या रखते हैं हम, आई इफेक्ट, ठीक है। सबसे पहले आपको रेजोनेंस इफेक्ट चेक करना है। हाइपर कॉन्जुगेशन भी आता है, वो अभी हम आगे पढ़ेंगे, उसकी अभी मैं बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है। अभी मैं सिर्फ इसकी बात कर रहा हूं। इसमें क्या करना है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिडिक कैरेक्टर, ठीक है। जैसे एसिटिक एसिड है, हाँ ये भी अच्छा एसिडिटी शो करता है, लेकिन हमें सबका देखना है। C6H5OH बेंजोइक, ठीक है, ये फिनॉल होता है हमारा, फिनॉल, ठीक है, ये हमारा क्या होता है, फिनॉल। यहाँ बेंजोइक एसिड भी है, ठीक है, एक बेंजोइक एसिड भी है। CH3OH, इसका तो बहुत खराब हो जाएगा, क्यों, क्योंकि पावर से ही हमने नेग्लेक्ट कर दिया, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड इन तीनों में आ रहा है, तो इसके मुकाबले तो इसका बहुत कम हो जाएगा, तो इसको तो हमने पहले ही हटा दिया। अब हमें इन तीनों में चेक करना है किसमें रेजोनेंस अच्छा होगा, किसमें इंडक्टिव इफेक्ट अच्छा होगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर CH3COOH में क्या होगा, रेजोनेंस यहां भी होगा, पर यहां कॉन्जुगेशन नहीं है, पर यहां पर कॉन्जुगेशन नहीं है। कॉन्जुगेशन यानी सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड का, ठीक है। इसको देखो ऐसे लिखते हैं ना, CH3C डबल बॉन्ड OOH, ठीक है। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड अगर मैं ऐसे रिप्लेस भी करूंगा तो सिंगल डबल बॉन्ड नहीं हो पाएगा। वहीं देखो फिनॉल में, तो फिनॉल में ये H पॉजिटिव अपना प्रोटॉन दे सकता है, लेकिन क्या ये इजीली कर पाएगा, नहीं, क्योंकि यहाँ पर देखो कार्बन जो ये वाला हमारे पास है इस टाइप से, तो यहाँ पर कुछ बचा ही नहीं है, ठीक है। अब ये बेंजोइक एसिड का आप देखो, यहाँ पर हमारे पास कॉन्जुगेशन है, ये भी एसिडिक शो करेगा वैसे, पर हमारा सबसे अच्छा ये वाला करेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ कॉन्जुगेशन है। देखो ये अगर शेयर कर देगा तो ये देखो यहाँ पर तो कॉन्जुगेशन है ना, अगर इसको हम ना रखें, ऐसे होता है ना बेंजीन का स्ट्रक्चर, तो यहाँ पर तो कॉन्जुगेशन भी है और रेजोनेंस भी हाई है, तो हमारा सबसे अच्छा जो एसिडिक स्ट्रेंथ शो करेगा वो बेंजोइक एसिड शो करेगा। क्यों, क्योंकि इसके पास कॉन्जुगेशन है, इसके पास कॉन्जुगेशन है और इसके पास रेजोनेंस इफेक्ट भी है, ठीक है, रेजोनेंस इफेक्ट प्लस कॉन्जुगेशन, तो ये हमारा सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। अब हम देखते हैं सेकंड एक बार, ठीक है, आपको समझ आ गया ना। जिसके पास रेजोनेंस है उसमें फिर आपको कॉन्जुगेशन चेक करनी है कि कॉन्जुगेशन किसकी अच्छी है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज द मोस्ट एसिडिक। अब इसमें भी हमें एसिडिटी बतानी है। इसमें हमें दिया है सिंपल साइक्लोहेक्सेन, इसके साथ तो कोई ग्रुप अटैच ही नहीं है, तो इसकी तो सबसे हाईयर हो ही नहीं सकती। साइक्लोहेक्सीन, अब साइक्लोहेक्सीन आ गया एक, इसमें भी कोई ग्रुप अटैच नहीं है। साइक्लोहेक्सेनॉल एक लिख लेते हैं, साइक्लोहेक्सेनॉल, ठीक है, इसमें ग्रुप अटैच है और ये प्रोटॉन ट्रांसफर करेगा, ये ट्रांसफर करेगा, ठीक है। इसका मतलब यही होता है ना, जो प्रोटॉन ट्रांसफर करके अपने आप को अच्छा कॉन्जुगेट बेस बना ले, उसकी एसिडिटी सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। आप थर्ड लास्ट वाले में देखो, साइक्लोहेक्सीन 1,2 डाइऑल इसी में बनाते हैं। साइक्लोहेक्सीन तो है ही, तो 1 पे लगा दो एक और एक 2 पे लगा दो। अब यहाँ पर देखो प्रोटॉन ट्रांसफर करने के लिए 2 है, यहां से भी H पॉजिटिव जाएगा, यहां से भी H पॉजिटिव जाएगा, ये 2 प्रोटॉन ट्रांसफर कर सकता है, तो ये अच्छा कॉन्जुगेट बेस बनेगा, ये सबसे स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस बनेगा, तो यही हाईली एसिडिक होगा ना, सिंपल। अब देखो विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, ठीक है। अब हमें चेक करना है कि इन सब में सबसे अच्छा एसिड कौन शो करेगा, एसिडिटी किसकी हाई होगी। एक तो आ गया हमारा एसिटिक एसिड, ये अभी हमने थोड़ी देर पहले भी देखा है, ठीक है। यहाँ पर आ गया CH3 CH2 COOH, ठीक है, और एक आ गया CH2 डबल बॉन्ड CH COOH,
एक आ गया हमारे पास CH3CH2OH। तो सबसे पहले तो इसको काट दो, कार्बोक्सिलिक एसिड के रेफरेंस में इसका कम हो जाएगा। इन तीनों में आप चेक करो, तो जो जितने ज्यादा ग्रुप्स के साथ अटैच होगा उसका ज्यादा होना चाहिए, या फिर हम रेजोनेंस चेक कर लें जहां कॉन्जुगेशन है, रेजोनेंस यहां भी हो जाएगा, रेजोनेंस यहां भी होना चाहिए, कॉन्जुगेशन आप चेक करो इन तीनों में कहां पर है। तो फर्स्ट वाले में तो कॉन्जुगेशन है नहीं, फर्स्ट वाले में कॉन्जुगेशन नहीं है, ठीक है। सेकंड वाले में देख लो, सेकंड वाले में भी कॉन्जुगेशन नहीं है, अगर यहां डबल बॉन्ड होता तो हो सकता था। थर्ड वाले में देखो, हाँ यहां पर कॉन्जुगेशन है, देखो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, और यहां पर फॉर्म कर देंगे तो डबल बॉन्ड, ठीक है। तो यहां कॉन्जुगेशन हमारे पास है, तो यानी कि इसका ऑप्शन कौन सा होना चाहिए, थर्ड वाला होना चाहिए, ठीक है। रेजोनेंस है लेकिन कॉन्जुगेशन कहां पर है, थर्ड में। तो ये सबसे अच्छी एसिडिटी शो करेगा, ठीक है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज अ रेजोनेट स्ट्रक्चर दैट स्टेबलाइज द नेगेटिव चार्ज ऑन द ऑक्सीजन एटम, ठीक है, दैट कैन स्टेबलाइज द चार्ज नेगेटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन एटम। इन दोनों में देखो, अब इन सब में हमको क्या चेक करना है कि इनकी जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेगी उसमें नेगेटिव चार्ज को कौन ज्यादा स्टेबलाइज करेगा, ठीक है। मतलब कि कौन अच्छा है, एक टाइप से जैसे इसको फेनॉक्सी कहते हैं, ठीक है। इसको देख ही लेते हैं, बिना दिखाए समझ नहीं आएगा इसका, वो निगेटिव है। यहाँ पर देखो, इससे बेंजीन ग्रुप अटैच है, ठीक है, इससे CH3 अटैच है, इससे क्या अटैच है, CH3 अटैच है, और इस वाले से क्या अटैच है, इससे 2 एल्किल ग्रुप अटैच है, ठीक है, एल्डिहाइड से। इस वाले से 1 एल्किल ग्रुप अटैच है, ठीक है। ये समझ आ रहा है नहीं कैसे कैसे किया जा रहा है, ये समझ आना क्योंकि बहुत जरूरी है। तो अब हमें देखना है इसमें सबसे ज्यादा जो स्टेबल होगा वो कौन सा होगा, ठीक है। इनमें जो भी सबसे स्टेबल होगा वही नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करेगा। तो अगर आप देखें यहाँ पर देखो रेजोनेंस भी है कि कॉन्जुगेशन भी है, तो ये तो स्टेबल होगा। यहाँ पर तो कोई रेजोनेंस नहीं है, ठीक है, यहाँ पर रेजोनेंस है पर कॉन्जुगेशन नहीं है, यहाँ पर रेजोनेंस है कॉन्जुगेशन नहीं है, तो ये सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। तो कौन सा होगा, बी। नेक्स्ट आते हैं, ये इजी था ना, एसिडिक कैरेक्टर कैसे कैसे किया हमने, जिसका प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होगा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगा, माइनस इफेक्ट ज्यादा होगा उसका ज्यादा होगा। ऐसी रेजोनेंस में हम जब देखते हैं तो हम कॉन्जुगेशन को देखते हैं, कौन अच्छा कॉन्जुगेट बेस बनाएगा, जो सबसे स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस बनाएगा उसकी एसिडिटी सबसे ज्यादा होगी, ठीक है। अब आता है हाइपर कॉन्जुगेटिव इफेक्ट, ये हमारे अल्फा हाइड्रोजन वाला इफेक्ट होता है। इसमें हम अल्फा हाइड्रोजन चेक करते हैं, जिसके भी पास अल्फा हाइड्रोजन होते हैं वो इस इफेक्ट को शो करता ही करता है, ठीक है। जैसे इसकी कुछ रिक्वायरमेंट है, कंपाउंड शुड हैव एट लीस्ट 1 sp2 हाइब्रिडाइड कार्बन ऑफ आइदर एल्कीन, एल्काइल, कार्बोकटायन और एल्किल फ्री रेडिकल, ठीक है, कि कंपाउंड के पास कम से कम एक sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन होना चाहिए, ठीक है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं मानता हूं अल्फा कार्बन, कि उसके पास अल्फा कार्बन होना चाहिए रिस्पेक्ट टू sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन के साथ, ठीक है। उस पे एक हाइड्रोजन हो, 2 हो, 3 हो, वो उसकी स्टेबिलिटी को दिखाता है, ठीक है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन मे बी रिटेन इन्वॉल्विंग नो बॉन्ड बिटवीन द अल्फा कार्बन एंड हाइड्रोजन आइटम, ठीक है। जैसे यहां पर आप देखो इस वाले पे, ठीक है, तो यहाँ पर इस टाइप से देखेंगे तो यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है, हमारे पास sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है, तो यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन हो सकता है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर कितने अल्फा हाइड्रोजन है, हमें तो ये भी जानना है ना कितने अल्फा हाइड्रोजन है। जैसे इस वाले के रिस्पेक्ट में देखो तो इसके रिस्पेक्ट में ये होगा अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन होगा, 3 अल्फा हाइड्रोजन है, तो यानी कि ये हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेगा, या हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेगा। अब देखो इसमें चेंजेस भी होते हैं, जैसे ये वाला डबल बॉन्ड को हम यहाँ ला सकते हैं, ठीक है, ये वाले डबल बॉन्ड को उठा के हम यहाँ रख सकते हैं, और हम देखते रहते हैं कि इसकी कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर्स कितनी सारी बन रही है। हालांकि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट होता है हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट से क्या असर पड़ता है, तो स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स क्या हो जाएगा। देखो हाइपर कॉन्जुगेशन एक्सप्लेन्स द स्टेबिलिटी ऑफ सर्टेन एल्कीन्स ओवर अदर एल्कीन्स, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स,
ठीक है, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, एंड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, यानी उसकी कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रही है, कितने उस पे अल्फा हाइड्रोजन है, इस पे डिपेंड करेगा ना। देखो जैसे ये है, ठीक है, यहाँ CH3 है, ठीक है, इसके एडजेसेंट पे ये वाला अल्फा कार्बन है, 3 हाइड्रोजन है, ठीक है। अगर मैं सेम ऐसे लिखूं इसको, अगर मैं ऐसे लिख दूं, सॉरी ना यार यहां लिख रहा हूं, तो आप देखो इसके एडजेसेंट पे ये वाला अल्फा कार्बन है, ठीक है, ये वाला अल्फा कार्बन है, यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं है इस अल्फा हाइड्रोजन, तो ये सारी चीजें आपको देखनी होगी, ठीक है। ये हम अभी आगे करने वाले हैं कुछ एग्जांपल्स में भी और कुछ क्वेश्चंस में भी, ठीक है। स्टेबिलिटी ऑफ एल्किल कार्बोकटायन, तो एल्किल कार्बोकटायन की क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर आपने एक चीज को पढ़ लिया, प्लस आई इफेक्ट और रेजोनेंस को पकड़ लिया, तो आप इसको भी पकड़ लेंगे, ठीक है। आपको सिर्फ जानना है स्टेबिलिटी कहाँ कहाँ बढ़ रही है, ठीक है। अब देखो स्टेबिलिटी ऑफ एल्किल फ्री रेडिकल, स्टेबिलिटी ऑफ एल्किल फ्री रेडिकल कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय हाइपर कॉन्जुगेशन, स्टेबिलिटी डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर एल्किल फ्री रेडिकल्स का इससे कोई मतलब नहीं है हाइपर कॉन्जुगेशन का, उसका मतलब है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, तो हाइपर कॉन्जुगेशन ने बताया कि हाइपर कॉन्जुगेशन डिक्रीजेस द हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, ठीक है। हाइपर कॉन्जुगेशन से क्या होता है, डिक्रीज हो जाती है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो अभी हमने किए हैं और अभी हम आगे एरोमेटिसिटी भी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन कीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकटायन्स विल शो द हाईएस्ट हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, हाईएस्ट हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। तो अब इसको आप कैसे बताएंगे कि सबसे ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट कौन दिखाएगा, जिसके पास सबसे ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे, ठीक है। जैसे यहाँ CH3 CH2 प्लस, CH3 C प्लस H2, तो इसके लिए अल्फा कार्बन ये वाला होगा, इसके लिए अल्फा कार्बन ये वाला होगा, इसके लिए अल्फा कार्बन ये वाला होगा यहाँ पे, ठीक है ना, इसके लिए यहाँ पर होगा। तो ये वाला क्वेश्चन मैं अभी आप पे छोड़ता हूँ क्योंकि मैंने आपको ये समझा दिया है कि इसको करना कैसे है, तो ये आप बता सकते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकटाइन विल हैव द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर, इसमें से सबसे ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर्स किसकी बनेगी, ठीक है, इसकी बनेगी, इसकी बनेगी या इसकी बनेगी, ठीक है। तो हमारी जो सबसे ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटेड में नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर्स बनती है वो किस में बनती है, जिसमें हमारा अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा हो, ठीक है, जिसमें हमारा अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा हो। अब देखो इस वाले से एडजेसेंट यहाँ पर भी और यहाँ पर भी है, तो 6 अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है। इस वाले से एडजेसेंट यहाँ पर है और यहाँ पर भी है, तो 5 और 6। तो हमारा किसमें हमारी सबसे ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर्स बनने वाली है, इसमें, ठीक है, फिर इसमें, ठीक है। यहाँ पर देखो 5 और 2 7, ठीक है। अब आता है कंडीशन ऑफ एरोमेटिसिटी, ठीक है। एरोमेटिसिटी में क्या होता है आपका, एरोमेटिसिटी आपका बेसिकली होता है कि कोई भी कंपाउंड एरोमेटिक है कि नहीं है। एरोमेटिक जो होता है उसका अपना एक एरोमा होता है, ठीक है, उसकी अपनी एक महक होती है। एरोमेटिसिटी को समझने के लिए सबसे पहली चीज आपको 3 चीजें पता होनी चाहिए कि कंपाउंड शुड बी साइक्लिक, प्लेनर, और उसमें कॉन्जुगेशन होना चाहिए बॉन्ड में सिंगल डबल इस टाइप से, ठीक है, और इसमें sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होने चाहिए, ठीक है। तीसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है हकल्स रूल। हकल्स रूल क्या कहता है कि उसमें इलेक्ट्रॉन इतने होने चाहिए, उसमें पाई इलेक्ट्रॉन इतने होने चाहिए, कितने, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। अगर उसमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन है तो वो एरोमेटिसिटी की कंडीशन को पूरा करता है। अगर नहीं करता है तो वो नॉन एरोमेटिक है। इनमें से अगर एक भी चीज नहीं होती तो नॉन एरोमेटिक, और अगर इनमें से तीनों चीजें हो रही है केवल हकल रूल में आके वो अलग कर देता है। हकल रूल की जगह वो क्या फॉलो करेगा, 4n पाई इलेक्ट्रॉन, तो वो हमारा कहलाता है, क्या कहलाता है, एंटी एरोमेटिक। एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक में सिर्फ इतना डिफरेंस है, ठीक है। यहाँ पर हमारे 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे और यहाँ हमारे सिर्फ 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। इसके हम कुछ एग्जांपल्स देखने वाले हैं। जैसे बेंजीन है, बेंजीन ले लेते हैं। अब बेंजीन में क्या होता है, बेंजीन में 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। कैसे, 3 पाई बॉन्ड बन रहे हैं, तो यानी कितने हो गए, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स।
क्या ये हकल्स रूल फॉलो कर रहा है? यहाँ पर देखो n की वैल्यू 1 रखो, कितना होगा 4 × 1 + 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। हाँ तो ये तो फॉलो कर रहे हैं, एरोमेटिक है, साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है, कॉन्जुगेशन भी है। देखो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ठीक है। तो कॉन्जुगेशन भी आ गया, साइक्लिक ये है ही, प्लेनर ये है ही, तो इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन भी हो गए, तो ये इसने पूरी कंडीशन फुलफिल कर दी। नेक्स्ट देखते हैं नेप्थलीन C10H8। इसमें हम बेंजीन से बनाते हैं, ठीक है। एक बार बेंजीन बनाएंगे, दोबारा बेंजीन बना देंगे याद करने के लिए, ठीक है। इस टाइप से देखो, इसमें 5 डबल बॉन्ड आ रहे हैं, ठीक है। कितने होंगे 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ पर आप 2 रखो, 4 × 2 + 2 10, तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो ये भी कौन सी कंडीशन फॉलो कर रहा है? एरोमेटिक कंपाउंड की, ठीक है। तो ये सब हमारे एरोमेटिक होंगे। अब हम थोड़ी देर में बात करेंगे एंटी एरोमेटिक की, या अभी करते हैं। एंटी एरोमेटिक कौन से होते हैं, ठीक है। अब अगर मैं इसे ऐसे लिखूं, साइक्लोहेक्स 2,4 इन लिख देता हूं, अगर मैं इस टाइप से लिख देता हूं, ठीक है। क्या ये अब एरोमेटिक है? इसका स्ट्रक्चर बेंजीन जैसा दिख रहा है, पर क्या ये एरोमेटिक हो सकता है? चलिए देखते हैं। साइक्लिक है, प्लेनर है, साइक्लिक प्लेनर तो है ना। यहां पर देखो, अब यहाँ पर बॉन्ड क्या बन रहे हैं? 2 बॉन्ड बन रहे हैं, यानी 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। इस वाले में देखो 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। ये सब क्या होंगे? एंटी एरोमेटिक होंगे, ठीक है। साइक्लिक, प्लेनर एंड कॉन्जुगेशन, ये सब देखा। उसके बाद हमने क्या देखा? उसके बाद हमने देखा क्या ये हकल रूल फॉलो कर रहे थे? नहीं। ये कितने इलेक्ट्रॉन रख रहे थे? 4 पाई इलेक्ट्रॉन, 8 पाई इलेक्ट्रॉन, इस टाइप से 4 के मल्टीपल में जो भी रखेंगे, 4 पाई, 8 पाई, 12 पाई, तो वो सब हमारे एंटी एरोमेटिक होते हैं। और इनमें से जो कोई भी रूल फॉलो ना करे, सपोज करो वो ऐसे हो, तो ये क्या है? ये एरोमेटिक भी नहीं है, एंटी एरोमेटिक भी नहीं है, ये हमारा नॉन एरोमेटिक है। ये हमारा क्या है? नॉन एरोमेटिक। ये एरोमेटिक भी नहीं है, एंटी एरोमेटिक भी नहीं है, ठीक है। ये एरोमेटिक है, कुछ भी, मतलब जो कोई भी रूल फॉलो नहीं कर रहा ना इनमें से एक भी, वो हमारा फिर एंटी एरोमेटिक कहलाते हैं, वो नॉन एरोमेटिक कहलाते हैं। स्टेबिलिटी की बात की जाए तो सबसे ज्यादा होती है एरोमेटिक की, देन नॉन एरोमेटिक एंड देन एंटी एरोमेटिक, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है आपका, ये याद रखिए। अब नेक्स्ट चलते हैं, कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं हम एरोमेटिसिटी पे, ठीक है। तो क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स आर इज एरोमेटिक। अब इसमें एरोमेटिसिटी फाइंड करनी है, ठीक है। फर्स्ट इज साइक्लोहेक्सा 1,4 डाइइन। इसको पहले लिखते हैं, साइक्लोहेक्सा, एक तो 1 पे है डबल बॉन्ड, 2 3 4, एक यहां पर है, ठीक है। साइक्लोहेक्सा 1,4 डाइइन, ये तो एरोमेटिक हो ही नहीं सकता, ऐसे ही दिख रहा है। इसमें 2 पाई बॉन्ड है, 3 पाई बॉन्ड होते तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन होते, ठीक है। नेक्स्ट इज साइक्लोहेक्सीन। साइक्लोहेक्सीन कैसे होगा? यहाँ पर हमने एक डबल बॉन्ड लगा दिया, ठीक है। इस पे 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन है। ये हो सकता है हकल्स रूल से, हो सकता है 2 पाई इलेक्ट्रॉन n = 2 पे, लेकिन क्या इसमें कॉन्जुगेशन है? नहीं, तो ये भी एरोमेटिक नहीं होगा, ये भी एरोमेटिक नहीं होगा। अब तीसरे पे चलते हैं, बेंजीन। हाँ ये तो हमें पता ही है, ये तो अभी हमने करा है एग्जाम्पल में कि बेंजीन होता है, ठीक है। इसको तो हम डायरेक्टली भी बोल सकते हैं, तो इसमें हमारा थर्ड वाला हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ये साइक्लिक प्लेनर सारी कंडीशन फुलफिल कर देता है। सेकंड पे आओ, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज नॉन एरोमेटिक। अब नॉन एरोमेटिक कौन से होते हैं? जो ना एरोमेटिक हो ना एंटी एरोमेटिक हो, ठीक है। साइक्लोहेप्टा ट्राइइनिल, बेंजीन को तो हमें करना ही नहीं, बेंजीन तो गलत ही हो गया इसमें, क्योंकि ये तो एरोमेटिक है, ठीक है। पहला देखते हैं, साइक्लोहेप्टा ट्राइइनिल। इसको बनाने का तरीका क्या है? ऐसे लिखो, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 7 इसमें हमें रखने हैं। और कौन सा? कैटायन है, एनायन है? एनायन है, तो निगेटिव चार्ज इस टाइप से, ठीक है। इस टाइप से है ये, ठीक है। ये 7 कार्बन वाला, ठीक है। क्या इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है? इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, साइक्लिक प्लेनर है, तो ठीक है, तो ये तो एरोमेटिक हो गया, ये भी नहीं होगा। साइक्लोप्रोपेनिल कैटायन C3H4 पॉजिटिव,
साइक्लोप्रोपेनिल कैटायन, ऐसे लग दिया, ठीक है। मैंने एक साइक्लोप्रोपाइनिल कैटायन बनाना ना मुझे, ठीक है। कैटायन कहाँ फॉर्म होगा, यहाँ या फिर यहाँ लिख देते हैं ऐसे, ठीक है। यहाँ पर एक हाइड्रोजन, यहाँ एक हाइड्रोजन, यहाँ दो आते हैं, C3H4 इस टाइप से कर दिया, ठीक है। साइक्लोप्रोपाइनिल कैटायन, ठीक है। इसमें देखो, इसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, ये भी एरोमेटिक हो जाएगा। क्यों 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, कॉन्जुगेशन है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, साइक्लिक प्लेन में कॉन्जुगेशन आ रहा है, तो ये भी एरोमेटिक होगा। तो अब हमारे पास एक ही बचता है, साइक्लो ऑक्ट्राटेट्रीन C8H8, तो एक ही बचा, तो फिर तो यही हो जाएगा। वैसे फिर भी हम चेक करते हैं, इसको अच्छे से बना लेते हैं। रुको, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ये इस टाइप से लिखा हुआ है हमारा, ठीक है। इसमें देखो सिंगल डबल बॉन्ड का कॉन्जुगेशन आ रहा है, सिंगल डबल बॉन्ड का कॉन्जुगेशन आ रहा है, ठीक है। साइक्लिक प्लेनर वाला कॉन्सेप्ट भी हमारा फुलफिल होता है, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा एंटी एरोमेटिक, क्योंकि 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये क्या होगा हमारा, एंटी एरोमेटिक होगा। क्या होगा, एंटी एरोमेटिक होगा, ठीक है। तो ये भी फुलफिल कर रहा है, ये हमारा एंटी एरोमेटिक हो गया। हमें बताना था नॉन एरोमेटिक, तो नॉन एरोमेटिक तो इसमें कोई सा भी नहीं हुआ। एक सेकेंड, हाँ इसमें कॉन्जुगेशन नहीं है, तो हमारा ये होगा, फर्स्ट वाला होगा। ये भी नहीं होगा, फर्स्ट वाला होगा फिर, क्योंकि यहाँ पे कॉन्जुगेशन नहीं है। क्लियर हो गया, फर्स्ट होगा, ठीक है। बाकी सब हमारे एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक आ गए, तो नॉन एरोमेटिक में फिर एक ही बचता है हमारे पास, वो निगेटिव चार्ज है, इसलिए विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज एंटी एरोमेटिक। एंटो एरोमेटिक होता है जिसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन यानी कि 4 के मल्टीपल में हो, जैसे साइक्लोप्रोपाइनिल एनायन। अब एनायन है, ठीक है, इसको बनाते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा, ठीक है। ये तो एरोमेटिक वाला हमने पॉजिटिव वाले में पढ़ लिया था, साइक्लोब्यूटाडाइइन, साइक्लोब्यूटाडाइइन, ठीक है। इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है, इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, साइक्लिक है, कॉन्जुगेशन है, प्लेनर है, तो यही हो जाएगा मेरे हिसाब से, तो ये हो जाना चाहिए, ठीक है। C4H4 है, अगर आप देखो तो वहां पर एक एक हाइड्रोजन है चारों जगह पर, ठीक है। बेंजीन तो हमारा एरोमेटिक होता है, साइक्लोहेप्टाट्राइनिल कैटायन C7H7 पॉजिटिव, ये हमारा नॉन एरोमेटिक वाला था, हमने पढ़ लिया था। विच ऑफ द फॉलोइंग, एक सेकेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज एरोमेटिक। अब हमें बताना है इसमें से कौन एरोमेटिक है। एरोमेटिक का हमें पता है, कल रूल चेक कर लेंगे, हमारा काम हो जाएगा। पहला चेक करते हैं, साइक्लोहेक्सा 1,3,5 ट्राइइन, ट्राइइन, साइक्लोहेक्सा 1, पहले तो 1 पे लगाया इन, उसके बाद लगाना है किस पे, 3 पे, ठीक है, 2 3, ठीक है, 4 5, अब फिर यहाँ पर ये तो कुछ बेंजीन जैसा बन गया है, ये बेंजीन जैसा बन गया ना C6H6, तो ये तो एरोमेटिक होता ही है, पहला ही सही हो गया। दूसरे भी चेक कर लेते हैं लेकिन, ठीक है, हो सकता है 2 आंसर हो। साइक्लोहेक्सीन C6H10, ये नहीं होगा, ये हमने पढ़ लिया था अभी, इसमें सिर्फ एक डबल बॉन्ड आ रहा है, इसमें तो कॉन्जुगेशन ही नहीं है, तो ये कैसे हो सकता है, हो ही नहीं सकता। साइक्लोहेक्सा 1,4 डाइइन, ये भी नहीं होगा, एंटी एरोमेटिक वाले केस आ रहे हैं, इसमें बस एक ये लग जाएगा, ये भी नहीं होगा, इसमें भी नहीं है। अगला है साइक्लोपेंटीन, साइक्लोपेंटीन, पेंटीन, ठीक है, ऐसे है, साइक्लो हो गया और पेंटीन कहाँ लगाएंगे, यहाँ लगाते हैं, 2 पाई इलेक्ट्रॉन होगा, इसमें कॉन्जुगेशन ही नहीं है, तो ये भी नहीं होगा, तो सिर्फ एक फर्स्ट वाला ही होगा ऑप्शन। तो ये था हमारा एरोमेटिसिटी, और हमने इसी के साथ अपना जीओसी के जो मेन टॉपिक्स थे, जो मेन इंपॉर्टेंट
टॉपिक्स हमने कवर किए उसी के साथ ये खत्म होता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इसके साथ आपके बहुत से डाउट्स क्लियर हुए होंगे। अगर आपके हुए तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइए अपना फीडबैक कमेंट करके, और ऐसे ही कुछ आपके लिए जिम्मेदारी वाली वीडियोस लाते रहेंगे हम। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।